आज हम बात करेंगे अपने रीट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। जो क्या है, हमने इससे पहले सीडीपी करा दी है, ना देखे हैं तो देख लीजिए। इसमें हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य के अंग हैं, ध्यान से देखना और अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देना। ऑप्शन ए है उद्देश्य, ऑप्शन बी है विधेय, ऑप्शन सी है विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। आई होप अपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। यानी कि हमारा जो वाक्य यानी कि जो सेंटेंस होता है, इसके दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय यानी कि प्रेडिकेट। तो दोनों ही होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। क्या भी है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं उद्देश्य, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताते हैं उसे कहते हैं विधेय। ठीक है, तो याद रखना वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो दो अंग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है, तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जब बात की जाती है तो उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल उदाहरण है कि बच्चा सो गया। इस वाक्य में जो बच्चा है वो उद्देश्य है, और सो गया क्या है, विधेय। यानी कि बच्चे के बारे में बात की जा रही है, या वो क्या है, सो गया, तो ये विधेय है, और बच्चा जो है वो हमारा क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वे क्या कहलाता है। यानी कि जो सेंटेंस जो मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय होता है, इससे बना होता है, तो उसे कहते क्या है। ऑप्शन ए है संभावनार्थक वाक्य, ऑप्शन बी है आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन सी है संकेतार्थक वाक्य, और ऑप्शन डी है प्रधान उपवाक्य। तो बताइए जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना उसे हम क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान उपवाक्य। ठीक है, जो वाक्य मुख्य उद्देश्य से और मुख्य विधेय से बना होता है उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रधान उपवाक्य वह वाक्य है जो अपने उद्देश्य और उपविषय को स्पष्ट करता है। ये स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण होता है और किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं करता है। प्रधान उपवाक्य से वाक्य का प्रधान अर्थ या उद्देश्य निहित होता है, जिससे इसका संपूर्ण आशय स्पष्ट होता है। तो प्रधान उपवाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य वह वाक्य होता है जो अपने उद्देश्य और जो उपविषय होता है उन्हें स्पष्ट करता है। ये स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण होता है, किसी भी उपवाक्य पर निर्भर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, प्रधान उपवाक्य से वाक्य का प्रधान अर्थ या उद्देश्य निहित है, जिससे इसका संपूर्ण आशय है ये स्पष्ट होता है। इस क्वेश्चन है कि टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है अपमानित करना, ऑप्शन बी है छिपकर षड्यंत्र रचना, ऑप्शन सी है रक्षा करना, ऑप्शन डी है ध्यान रखना। तो बताइए टोपी उछालना एक मुहावरा होता है, उसका क्या अर्थ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपमानित करना। तुम मेरी टोपी उछाल रहे हो, डैट्स मीन तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित करना। जैसे अमीर होने के घमंड में अमित अपने से नीचे के लोगों की क्या करता है, टोपी उछालता रहता है। ठीक है, टोपी उछालने का मतलब है अपमानित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मौज मस्ती में जीवन बिताया के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति क्या होती है, जो हमारे लोक यानी संसार में बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अपना रख पराया चक, ऑप्शन बी है अपनी करनी पार उतरनी, ऑप्शन सी है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, और ऑप्शन डी है 8 बार 9 त्योहार। तो बताइए मौज मस्ती में जीवन बिताने का क्या अर्थ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 8 बार 9 त्योहार। मौज मस्ती में जीवन बिताना मतलब 8 बार 9 त्योहार होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि मौज मस्ती में जीवन बिताने का अर्थ है कि हमारा 8 बार 9 त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों या लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोगशाला विधि,
ऑप्शन बी है भाषा संसर्ग विधि, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक विधि और ऑप्शन डी है खेल विधि। तो बताइए, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की जो मूल ध्वनियाँ और लिपि होती हैं उनका ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, लेकिन निपुण किया जाता है, तो उसे हम कौन सी विधि कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। हमारी व्याख्या भी है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के से भाषा की जो मूल ध्वनियाँ और लिपि होती हैं उनका ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, यानी कि निपुण बनाया जाता है। तो इस विधि को हम पाठ्य पुस्तक की विधि कहते हैं। इस विधि में व्याकरण की पुस्तक के आधार पर जो व्याकरण का अध्ययन है वो करवाया जाता है। शिक्षक पहले पुस्तक से नियमों की व्याख्या करते हैं, फिर विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की जो मूल ध्वनियाँ और लिपि होती हैं उनका भी ज्ञान कराते हैं। नेक्स्ट है कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी है डाल्टन ने, ऑप्शन सी है मॉन्टेसरी ने और ऑप्शन डी है पार्कहर्स्ट ने। तो बताइए, जो डाल्टन प्रणाली थी उसका आविष्कार किसने किया था? इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्कहर्स्ट ने। ठीक है, जो डाल्टन प्रणाली है इसका जो आविष्कार है वो पार्कहर्स्ट ने किया है। हमारी व्याख्या भी है कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार अमेरिका की शिक्षा शास्त्री हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। ये व्यक्तिगत शिक्षा पर आधारित माध्यमिक शिक्षा तकनीक है और इस योजना को सबसे पहले विकलांगों के एक स्कूल थे और उसने शुरू किया था। किसने स्टार्ट किया था? विकलांगों के स्कूल ने। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? अमेरिका के शिक्षण शास्त्री हेलन पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट है कि ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। ऑप्शन ए है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है व्यावहारिक प्रयोग, ऑप्शन सी है प्रस्तुतिकरण और ऑप्शन डी है व्यवहार परिवर्तन। तो बताइए कि ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में कौन सम्मिलित पद है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन जो है, व्यवहार परिवर्तन ये सम्मिलित पद है। हमारा बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ब्लूम-पागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन सम्मिलित है। व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उसके निर्धारण को ध्यान में रखकर किया जाता है। कौन से होते हैं? हमारे शैक्षिक उद्देश्य, उनको ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं? निर्धारण को ध्यान में रखकर करते हैं। नेक्स्ट है कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? जो सुंदर अनुलेख है उसकी आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए है कि अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करें, ऑप्शन बी है कि अनुलेख सौ बोलकर लिखवाया जाए, तीसरा है कि अनुलेख में जो अक्षरों की बनावट है वैसी ही हो जैसे कि उसके आदर्श लेख हैं और चौथे है कि सभी विकल्प सही है। तो बताइए, सुंदर अनुलेख, अच्छा सा अनुलेख लिखने की क्या शर्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी कि अनुलेख में अक्षरों की जो बनावट है वो वैसी ही हों जैसे कि आदर्श लेख में होती है। ठीक है, अनुलेख में अक्षरों की बनावट कैसी हो? बिल्कुल वैसी जैसी कि आदर्श लेख में होती हैं। ये सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त है। हमारी व्याख्या भी है कि सुंदर लेख की आवश्यक शर्त, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में है। इसमें एक रूपता सुनिश्चित होती है और अच्छी हस्तलेखन आदतों के विकास को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। ऑप्शन ए है चित्र विस्तारक यंत्र, ऑप्शन बी है ग्रामोफोन, ऑप्शन सी है चार्ट और ऑप्शन डी है नाटकीकरण। तो दृश्य और श्रव्य, दृश्य मतलब दिखाई भी देता हो, श्रव्य मतलब सुनाई भी देता हो। तो चार्ट के माध्यम से हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो ये हट जाएगा। ग्रामोफोन के माध्यम से हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, तो ये भी हट जाएगा। चित्र विस्तारक यंत्र जो होता है इससे भी हम नहीं कर सकते, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है, नाटकीकरण। ठीक है, नाटकीकरण ये दृश्य साधन भी है और श्रव्य साधन भी है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य दृश्य श्रव्य साधन जो है वो नाटकीकरण है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है नाटकीकरण। श्रव्य दृश्य सामग्री वे होती हैं जिससे हम अपने
कानों और अपनी आँखों का प्रयोग करके शिक्षण के दौरान करते हैं। किसी भी विषय को रंगमंच पर नाटक के माध्यम से हम सजीव बनाया जा सकता है, नाटक के माध्यम से सजीव बनाया जा सकता है और नाटक को देखने में हम अपनी आँखों का व नाटक के संवाद को सुनने में अपने कानों का भी प्रयोग करते हैं। मतलब दृश्य श्रव्य साधन जो मैं दिखाई भी देती हूँ और सुनाई भी देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है, यानी कि इसमें से वो कौन सा तत्व है जो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है विषय सामग्री, ऑप्शन सी है जिल्द और ऑप्शन डी है शैली। तो देखो कौन सा हमारा सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिल्द। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक होता है उसके आंतरिक रूप में जिल्द सम्मिलित नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में दी जाने वाली विषय सामग्री की ओर संकेत करता है, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री दी होती है उस ओर संकेत करता है जिसमें जिल्द शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। ऑप्शन ए है कि कक्षा शिक्षण में पूर्ति, ऑप्शन बी है स्वाध्याय के लिए अवसर, स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ने के लिए अवसर, थर्ड है कि विकल्प ए और बी दोनों सही है, फोर्थ है कि कोई नहीं। तो बताइए कि कौन सा भाषा पुस्तकालय का लाभ है। तो लाभ पूछा हमसे किसका, भाषा पुस्तकालय का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर, ये भाषा पुस्तकालय का लाभ है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भाषा पुस्तकालय का लाभ कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के लिए अवसर दोनों ही है। भाषा पुस्तकालय के द्वारा सीखने हेतु विशेष जो उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था होती है, जिससे स्वाध्याय के हमें क्या मिलते हैं, अवसर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और अनुभवी शिक्षकों का भी क्या मिलता है, मार्गदर्शन हमें मिलता है। हमारा नेक्स्ट है कि इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, यानी कौन सा मौखिक जो परीक्षाएं हैं उनका गुण है। ऑप्शन ए है कि एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। दूसरा है कि मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों जैसे कि सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। और चौथा है कि इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल का मापन हम नहीं कर सकते हैं। तो बताइए मौखिक परीक्षाओं का कौन सा गुण है। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषा कौशल जो कि सुनने, पढ़ने और बोलने होते हैं उनका एक साथ मापन किया जा सकता है। तो मौखिक परीक्षाएं का गुण क्या होता है, मौखिक परीक्षाएं जो बोल के कराई जाती है तो उनका सबसे अच्छा यही फायदा रहता है कि सुनने, बोलने और पढ़ने में एक साथ मापन हम कर सकते हैं तीनों मौखिक। हमारी व्याख्या भी है कि मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जाता है। मौखिक परीक्षा का सबसे पहले प्रयोग ग्लोडाइडस ने शुरू किया था। मौखिक परीक्षाओं का सबसे पहले उपयोग किसने शुरू किया था, ग्लोडाइडस ने। मौखिक परीक्षाओं में छात्रों से जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं और छात्रों को उन प्रश्नों के उत्तर बोलकर मौखिक रूप से देने होते हैं। इसमें क्या करते हैं, छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और छात्र भी उनका मौखिक रूप से उत्तर बोलकर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। ऑप्शन ए है परीक्षण योजना बनाना, ऑप्शन बी है परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, ऑप्शन सी है परीक्षण का पुनर्निरीक्षण और ऑप्शन डी है परीक्षण का अनुप्रयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण का अनुप्रयोग। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में कौन सा पद नहीं है, तो परीक्षण का अनुप्रयोग ये नहीं है। परीक्षण की योजना बनाना है, परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना भी है और उसका पुनर्निरीक्षण करना भी है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी सेम ही कह रही है कि परीक्षण का अनुप्रयोग उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए शामिल पदों में से नहीं है। परीक्षण का अनुप्रयोग परीक्षा योजना का चरण होता है। नेक्स्ट है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का क्या दोष है। ऑप्शन ए है कि अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूर्व वर्ष अध्ययनशील रहते हैं। दूसरा है कि
विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन और परामर्श निरंतर यानी लगातार देते रहते हैं। थर्ड है कि विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान लगातार होता रहता है। और चौथा है विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि विद्यार्थी पर पूरे वर्ष परीक्षा का भय बना रहता है यानी कि डर, जिससे उसका जो स्वाभाविक विकास होता है वो भी कैसा होता है? प्रभावित। मेरी व्याख्या भी कह रही है हमारी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष यही होता है कि पूरे वर्ष भर इस पे विद्यार्थी का भय बना रहेगा, बच्चे डरे रहेंगे, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से संबंधित, जिससे छात्रों के विकास में सभी पक्ष जो होते हैं शामिल होते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट यानी कि राजस्थान एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर का प्रीवियस ईयर का पात्रता परीक्षा पेपर, जिसे आपको आइडिया मिल गया होगा कि पात्रता में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 23/7/2022 को हुआ था। इससे पहले मैंने 24/7 वाला ऑलरेडी करा रखा है। ना देखा तो हमारी प्ले लिस्ट एक बना दी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे ये सारे चैनल प्रीवियस ईयर के देख सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में मोस्टली एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, प्याजे वागोत्सकी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपना रीट सीटेट जो भी कुछ टीचिंग में एग्जाम में पास होना है तो होम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आइडिया मिले कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ हम क्विजेस देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और यहाँ के कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं, उनको भी अभी निशान लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विजेस देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।